जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने कल काल प्रकरण को समाप्त कर लिया। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग देखे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आइए हिंदी के अगले सीरीज में हम शुरू करते हैं कारक। तो कारक पढ़ते हैं। अब कारक पूछा जाए, कारक किसे कहते हैं? तो कारक क्या है? एक प्रक्रिया है। कारक क्या है? एक प्रक्रिया है। जैसे समास क्या था? समास एक प्रक्रिया था। आप समास पढ़े हमसे, तो समास क्या था? समास एक प्रक्रिया था और जो पद था वो क्या था? समस्त पद था या सामासिक पद था। तो उसी तरह से कारक भी क्या है? कारक एक प्रक्रिया है और जो उसमें कारक चिन्ह लगे रहते हैं उसको क्या कहते हैं? विभक्ति कारक चिन्ह या परसर्ग। विभक्ति कारक चिन्ह या परसर्ग। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, कारक जो है, कारक मतलब कार्य करने वाला। कारक मतलब कार्य करने वाला। तो कार्य करने वाला कर्ता भी होता है। कार्य करने वाला जो काम को करता है वह क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। फिर कारक भी क्या है? काम करने वाला। लेकिन यह किस प्रकार का काम करेगा? जोड़ने का। कारक क्या करेगा? जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का। जैसे समास भी क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। समास किसको जोड़ता है? समास दो शब्दों को जोड़ता है। दो शब्दों को, दो पदों को जोड़ता है। लेकिन कारक क्या है? ये भी दो शब्दों को जोड़ेगा और संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ेगा आपस में। किसको जोड़ेगा? संज्ञा या सर्वनाम को। तो जब भी आप कारक देखेंगे तो या तो संज्ञा के बाद लगा रहेगा या तो सर्वनाम के बाद लगा रहेगा। तो समझ में आया? कारक क्या है? कारक एक प्रक्रिया है जो जोड़ने का कार्य करता है। जोड़ने का कार्य करता है। किसको जोड़ता है? वाक्य में शब्दों को जोड़ता है। एक दूसरे शब्द को कारक जोड़ता है। तो इसको लिख लीजिए, जोड़ने का कार्य करने वाला। जोड़ने का कार्य करने वाला। जोड़ने का कार्य करने वाला किसको जोड़ता है? संज्ञा या सर्वनाम को। संज्ञा या सर्वनाम को। संज्ञा या सर्वनाम को। तो कारक क्या है? एक प्रक्रिया है। कारक क्या है? एक प्रक्रिया है और उसमें जो चिन्ह लगे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? कारक चिन्ह, विभक्ति, परसर्ग या विभक्ति चिन्ह। ठीक है। तो कारक चिन्ह, कारक चिन्ह या इसी को कह दीजिए विभक्ति, विभक्ति या इसी को कह दीजिए विभक्ति चिन्ह या इसी को कह दीजिए परसर्ग। ये जितना मैं शब्द लिखा हूं सबका मतलब क्या है? एक ही है। कारक चिन्ह कह सकते हैं, विभक्ति कह सकते हैं, विभक्ति चिन्ह कह सकते हैं और परसर्ग भी कर सकते हैं। परसर्ग भी कह सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या करेंगी? ये सब चीजें संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने का काम करेंगी। संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने का काम करेंगी। जैसे
कभी कभी क्रिया को भी जोड़ेगा, संज्ञा सर्वनाम क्रिया, मतलब वाक्य में जोड़ने का काम होगा। जैसे राम ने श्याम को मारा, राम ने श्याम को मारा, राम ने श्याम को मारा। तो देखिए, एक संज्ञा क्या है? राम, एक संज्ञा क्या है? श्याम। अब उसको जोड़ना है, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक वाक्य पूर्ण नहीं होगा। अगर ने को हटा दिया जाए, राम श्याम को मारा, को हटा दें और ने को हटा दें, बोलिए राम श्याम मारा, अर्थ निकल रहा है? नहीं। तो बिना कारक का अर्थ नहीं निकलता है। और कारक जो होता है, दो संज्ञा को या दो सर्वनाम को या संज्ञा सर्वनाम को या सर्वनाम क्रिया को, किसी को भी जोड़ेगा, वाक्य में जोड़ने का काम करेगा। देखिए, यहाँ दो संज्ञा को जोड़ा है ने, राम संज्ञा है, श्याम संज्ञा है। संज्ञा पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। राम संज्ञा है, श्याम संज्ञा है, जोड़ दिया। श्याम क्या है? संज्ञा है। मारा क्या है? क्रिया है। तो संज्ञा और क्रिया को भी जोड़ दिया। तो कारक एक प्रक्रिया है जो क्या कराती है? जोड़ने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। समझ में आया? ठीक है। अब कारक के भेद, कारक के भेद। कारक के भेद, अब अगर पूछा जाए कि मूल रूप से कितने भेद हैं, तो आप 6 बताएंगे। मूल रूप से कितने हैं? अगर मूल रूप से पूछा जाए मूल भेद, तो आप 6 बताएंगे। लेकिन कुल भेद पूछा जाए, कुल भेद पूछा जाए तो कितने हैं? 8। अगर मूल रूप से पूछा जाएगा तो 6 बताएंगे। अगर पूछ दिया एग्जाम में कुल कितने भेद हैं, तो क्या बताएंगे? 8 बताएंगे। 8 बताएंगे। कौन कौन से हैं? एक हो गया कर्ता, कर्म, करण, कर्ता कर्म करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, 8वां संबोधन, संबोधन। कर्ता कर्म करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा मूल रूप से कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो मूल रूप से पहले जो था, संबंध को और अधिकरण को, सॉरी, संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना गया था। किसको किसको? संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना गया था। तो कभी कभी ऐसे पूछ लेगा एग्जाम में, 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा कि कौन सा मूल भेद नहीं है, कौन सा मूल भेद नहीं है। तो संबंध और संबोधन क्या था? मूल रूप से नहीं था, बाद में इसको कारक मान लिया गया, बाद में इसको कारक मान लिया गया। अब लिखिए पहला कर्ता कारक। पहला लिखेंगे कर्ता कारक।
कर्ता कारक, कर्ता कारक, इसमें विभक्ति चिन्ह जो होगा किसका प्रयोग होगा? ने का। किसका प्रयोग होगा? कर्ता कारक में ने विभक्ति का, या शून्य विभक्ति का। शून्य का मतलब क्या है? कोई विभक्ति नहीं, या तो ने होगा या तो कोई विभक्ति नहीं होगी। ने होगा या कोई विभक्ति नहीं होगी। जीरो का मतलब क्या है? कोई विभक्ति नहीं। ठीक है। अब परिभाषा आपसे पूछा जाए तो परिभाषा क्या बताएंगे? परिभाषा क्या बताएंगे? देखिए, कारक किस में होगा? संज्ञा या सर्वनाम में होगा। देखिए परिभाषा कैसे बनाते हैं, परिभाषा कैसे बनाते हैं? परिभाषा वो ऐसे ही बनाते हैं जो उसका कॉन्सेप्ट है। कारक किस में होता है? संज्ञा या सर्वनाम में होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य के करने का बोध हो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस शब्द से या जिस रूप से कार्य के करने का बोध हो, उसमें क्या होता है? कर्ता कारक होता है। यही हुआ ना, क्योंकि कारक होगा तो या तो संज्ञा में होगा या सर्वनाम में होगा। यही तो बताया कि कारक जो है संज्ञा सर्वनाम को जोड़ता है, संज्ञा संज्ञा को जोड़ता है। तो कारक होगा तो किस में होगा? या तो संज्ञा में होगा या सर्वनाम में होगा। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस शब्द में या जिस रूप में कार्य के करने का बोध हो, जिस शब्द में, उसे क्या कहेंगे? कर्ता कारक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? कर्ता कारक। तो परिभाषा लिख लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य के करने का बोध हो, कार्य के करने का बोध हो, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से कार्य के करने, कर्ता मतलब कार्य का करने वाला, कर्ता मतलब कार्य का करने वाला। तो संज्ञा या सर्वनाम, इसी में कारक होता है, या तो संज्ञा में होगा या सर्वनाम में होगा। तो जिसमें कर्ता की परिभाषा क्या हो गई? जिसमें कार्य के करने का बोध होगा वह कर्ता कारक कहलाएगा, कर्ता कारक कहलाएगा। अब या तो ने विभक्ति का प्रयोग होगा या किसी भी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। जैसे राम ने आम खाया, राम ने आम खाया, राम ने आम खाया। रमा ने पुस्तक पढ़ी, रमा ने पुस्तक पढ़ी। बच्चों ने क्रिकेट खेला, बच्चों ने क्रिकेट खेला। मोहन दौड़ता है, श्याम पुस्तक पढ़ता है, श्याम पुस्तक पढ़ता है। ये सब जो उदाहरण है किसके उदाहरण है? कर्ता कारक के। देखिए कहीं पे ने दिख रहा है, राम ने आम खाया, ने दिख गया। रमा ने पुस्तक पढ़ी, ने दिख गया। बच्चों ने क्रिकेट खेला, ने दिख गया। लेकिन मोहन दौड़ता है, कोई भी कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन कर्ता कारक है। क्यों है? क्योंकि परिभाषा क्या है? काम को करने वाला मोहन है, काम को करने वाला मोहन है। श्याम पुस्तक पढ़ता है, श्याम पुस्तक पढ़ता है।
किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं है, किसी भी विभक्ति का प्रयोग नहीं है, लेकिन क्या है, कर्ता कारक है, कर्ता कारक है। अब देखिए, श्याम पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्ता कारक भी है और कर्म कारक भी है। आगे बताएंगे कर्म कारक, लेकिन अभी ध्यान दीजिए इसमें क्या है। अगर इस उदाहरण में पूछेगा तो या तो कर्ता का ऑप्शन देगा या कर्म का ऑप्शन देगा, क्योंकि इसमें दोनों है। क्यों? क्योंकि करने वाला भी है और कर्म कारक बताएंगे कि क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तो पढ़ने का फल किस पे पड़ रहा है? पुस्तक पे, कर्म भी है। अगर इसको ऐसे लिख दे तो भी चलेगा, राम पुस्तक को पढ़ता है, लेकिन को क्या है? लुप्त है, छिपा हुआ है। लिख सकते हैं ना, श्याम पुस्तक को पढ़ता है, लिख सकते हैं। इसका मतलब इसमें को छिपा हुआ है और काम को करने वाला भी है, इसका मतलब कर्ता कारक भी है, और को छिपा हुआ है, मतलब क्रिया का फल जिस पर पड़ रहा है। क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? फल पुस्तक पर। तो पुस्तक भी है, इसका मतलब इसमें कर्ता भी कारक भी है और कर्म कारक भी है, कर्ता कारक भी है और कर्म कारक है। दूसरा लिखिए कर्म कारक। कर्म कारक जो विभक्ति चिन्ह होगा, को होगा और शून्य विभक्ति होगा। को होगा या शून्य विभक्ति का प्रयोग होगा। कर्म कारक परिभाषा क्या होगा? क्रिया के जिस शब्द से या जिस रूप से कार्य के फल का बोध हो, कार्य के फल का बोध हो, या कह सकते हैं क्रिया का फल जिस पर पड़े, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे क्या कहेंगे? कर्म। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो काम कर रहा है राम, क्रिया क्या है? पढ़ने का काम है, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ा? पुस्तक पर। राम ने रावण को मारा, राम तो करता है, क्रिया क्या है? मारने का है, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ा? रावण पर। तो क्रिया का प्रभाव या फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहेंगे? कर्म कारक, उसे कर्म कारक। तो परिभाषा लिख दीजिए, क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़े, जिस शब्द पर पड़े उस शब्द में कर्म कारक होगा, उस शब्द में कर्म कारक होगा। मतलब कर्म का मतलब क्रिया का फल, कर्म का मतलब क्रिया का फल। और क्या आएगा? या तो को आएगा या तो कोई विभक्ति नहीं आएगी, कोई विभक्ति नहीं आएगी। जैसे उदाहरण, बच्चों के द्वारा बच्चों के द्वारा कार्यक्रम का कार्यक्रम का सॉरी सॉरी एक सेकेंड, माँ ने मोहन को
पुस्तक दी। मोहन ने राम को डंडे से मारा। मोहन ने राम को डंडे से मारा। राधा ने धोबी को वस्त्र दिए। राम वन को गए। राम वन को गए। सड़क के चारों तरफ वृक्ष लगे हैं। सड़क के चारों तरफ वृक्ष लगे हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्या कि अगर एक वाक्य में पूछा जाए, एक वाक्य में क्या एक ही कारक आ सकता है? तो जवाब क्या है? नहीं, एक वाक्य में एक से अधिक कारक आएगा। एक से अधिक कारक आएगा, लेकिन जो कारक आएगा एक ही साथ नहीं लिखा रहेगा। जैसे कर्ता कारक और कर्म कारक एक साथ कभी नहीं लिखेंगे। ने और को किसी वाक्य में एक साथ नहीं देख सकते हैं। जैसे देखिए, माँ ने मोहन को पुस्तक दी। अब अगर इस उदाहरण में हम पूछें तो आप क्या बताएंगे? कर्ता और कर्म दोनों है। कर्ता क्यों है? क्योंकि ने का प्रयोग है। ने का प्रयोग है। तो जब ऐसा उदाहरण देगा तो अंडरलाइन कर देगा कि रेखांकित रेखांकित पद में कौन सा कारक है। रेखांकित पद में कौन सा कारक है, या तो यहां अंडरलाइन कर देगा। अगर ऐसे पूछे कि कौन सा कारक होगा, दोनों होगा, दोनों होगा, ठीक है। तो कर्म में क्या आएगा? को कारक का प्रयोग आएगा। मोहन ने राम को दंड से, अब देखिए इसमें कितना आ गया? ने आ गया, को आ गया, से आ गया। ने किसको जोड़ा? मोहन और राम को। और को किसको जोड़ा? डंडा और राम को। से किसको जोड़ा? डंडा और मारा को। संज्ञा और क्रिया को जोड़ दिया। संज्ञा और क्रिया को जोड़ दिया तो तीन कारक आ गया ना। एक से अधिक कारक आ सकते हैं वाक्य में, तो इसमें तीन कारक है, ने, को, से। राधा ने धोबी को वस्त्र दिए। राधा ने धोबी को वस्त्र दिए। राम वन को गए। यहां तक तो ठीक है, को आया है। यहाँ पे याद रखिएगा, जब दिशा सूचक शब्द आएंगे, जैसे दोनों तरफ, चारों तरफ, दोनों ओर, चारों ओर, इस तरह के उदाहरण में भी क्या होगा? कर्म आएगा। इस तरह के उदाहरण में भी क्या आएगा? कर्म कारक आएगा। दोनों तरफ। एक चीज और ध्यान रखिएगा, को एक जगह और आता है, संप्रदान में भी को आता है। आगे बताएंगे, संप्रदान कारक में भी क्या आएगा? को आएगा, कहीं कहीं आएगा को। लेकिन उस को का अर्थ क्या है? संप्रदान का मतलब दान है। संप्रदान का मतलब दान, और जो दान कर दिया जाता है वो वापस मांगा नहीं जाता है। तो संप्रदान कारक में जो को आएगा, उस को का अर्थ होगा कि हम दोबारा उसको लेंगे नहीं। जैसे राजा ने भिखारी को वस्त्र दिया। अब राजा भिखारी को देगा तो मांगेगा नहीं, नहीं मांगेगा।
तो संप्रदान में जो को आएगा उसका मतलब क्या होगा? दान कर देना। संप्रदान का मतलब हमेशा के लिए दे देना। संप्रदान का मतलब वो होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हूं? राधा ने धोबी को वस्त्र दिए। को, यहाँ पे को का मतलब क्या है कि अभी वस्त्र दिए हैं, क्या करने के लिए दिए? धुलने के लिए दिए हैं। धुल के वो तो दे देगा। तो यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं देते हैं। हमेशा के लिए अगर चला जाएगा तो किस में आ जाएगा? संप्रदान में आ जाएगा। आगे बताएंगे। राम वन को जाते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद रखिएगा। दिशा सूचक शब्द में नोट करके लिख लीजिए। नोट लिखिए। दिशा सूचक दिशा सूचक शब्द जैसे दोनों तरफ, चारों तरफ, दोनों ओर, चारों ओर इत्यादि। दिशा सूचक शब्द जैसे दोनों तरफ, चारों तरफ, दोनों ओर, चारों ओर इत्यादि में, इत्यादि में भी कर्म कारक होता है। एक उदाहरण और लिख लीजिए। सीता आम खाती है। सीता आम खाती है। सीता आम खाती है। इसमें क्यों, कौन सा कारक है? सीता आम खाती है। कर्म और कर्ता दोनों है। वेरी गुड। कर्ता क्यों है? क्योंकि काम को करने वाला भी है। कर्म क्यों है? काम का फल भी पड़ रहा है। सीता खाने का काम कर रही है, काम हो रहा है खाने का। उसका फल किस पर पड़ा? आम पर। उसका फल किस पर पड़ा? आम पर। तो कर्म में भी को आ सकता है, या तो कुछ नहीं आएगा। को आएगा या तो कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं आया। राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। राम ने पुस्तक पढ़ा। राम ने पुस्तक पढ़ा। अगर उसमें पूछेगा तो कर्ता लगाएंगे, लेकिन कर्ता ऑप्शन में नहीं है, तो राम ने पुस्तक को पढ़ा अंडरस्टूड है ना, उसमें छिपा हुआ है। राम ने पुस्तक को पढ़ा, राम ने अखबार को पढ़ा। और याद रखिएगा, जब कोई चीज दी जाती है, वापस लेने की अपेक्षा हो कि वापस उसको पा सकते हैं, तो कर्म होगा। अगर कोई चीज दी जाए, वापस लेने की अपेक्षा न हो, तो वहां क्या होगा? संप्रदान, दान वाली चीज होगी, संप्रदान होगा। आगे लिखिए करण कारक। आगे लिखिए करण कारक। देखिए, करण का मतलब होता है क्या? साधन या माध्यम। करण का अर्थ क्या होता है? साधन या माध्यम। साधन या माध्यम। करण कारक की जो विभक्ति होती है वो क्या होती है? से। क्या होती है? से विभक्ति का प्रयोग मिलेगा। से विभक्ति का प्रयोग मिलेगा। परिभाषा क्या बनाएंगे? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से साधन या माध्यम का बोध हो। क्योंकि कारक तो संज्ञा सर्वनाम में भी होगा, उसी में हो सकता है। और जिस रूप में साधन या माध्यम की बात आ जाएगी, उसे क्या कहेंगे? करण कारक कहेंगे। तो लिख लीजिए, संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से
साधन या माध्यम का बोध हो, साधन या माध्यम का बोध हो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से साधन या माध्यम का बोध हो। जहां भी साधन या माध्यम दिखेगा उसमें क्या लगेगा? करण कारक लगेगा। उसमें क्या लगेगा? करण कारक। जैसे बच्चे बस से स्कूल जाते हैं। बच्चे बस से स्कूल जाते हैं। राम श्याम को डंडे से मारता है। राम श्याम को डंडे से मारता है। बच्चों के द्वारा मिष्ठान वितरण किया गया। वह लंगड़ा है। वह पैर से लंगड़ा है। वह पैर से लंगड़ा है। सीता राम के साथ बन जा रही हैं। सीता राम के साथ बन जा रही हैं। गुरु जी के जरिए हम लोग पढ़ना सीखे। ठीक है, तो से का प्रयोग होगा और उसी से का दूसरा अर्थ है के द्वारा। क्या अर्थ है? के द्वारा। से और के द्वारा, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में यह अंतर है कि से जो है निर्जीव के लिए लगता है और के द्वारा सजीव के लिए लगता है। के निर्जीव के लिए, से द्वारा जो से जो निर्जीव के लिए लगता है, के द्वारा सजीव के लिए लगता है। बस दोनों में इतना अंतर है। तो कर्ण मतलब क्या होता है? साधन या माध्यम। कर्ण का मतलब क्या होता है? साधन या माध्यम। देखिए, बच्चे बस से स्कूल जाते हैं। जाने का साधन क्या है? बस। बस बस हो गया। तो बस में कौन सा कारक होगा? बस में कौन सा कारक होगा? करण कारक। बस में कौन सा कारक होगा? करण कारक। राम श्याम को डंडे से मारता है, तो को होगा, इसका मतलब कर्म कारक है। श्याम में तो कर्म कारक है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, जैसे दो शब्द है ना, स्कूल और बस, उनके बीच में लगा है से। संज्ञा और संज्ञा के बीच में लगा है से, जोड़ दिया संज्ञा संज्ञा को। अब पूछेगा करण कारक किसमें है? स्कूल में है कि बस में है? तो याद रखिएगा
कि जो शब्द पहले होगा उसी में कारक होता है। बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, साधन तो बस है ना, तो बस में क्या है, करण कारक है। श्याम राम श्याम को डंडे से मारता है, श्याम में कर्म कारक है कि डंडे में कर्म कारक है? जो शब्द पहले होगा श्याम में कर्म कारक है। और करण कारक किसमें होगा, डंडा में। साधन क्या था, माध्यम क्या था, डंडा था। मारने का माध्यम क्या था, डंडा था, क्योंकि करण का मतलब है माध्यम। माध्यम क्या है, डंडा है। बच्चों के द्वारा मिष्ठान वितरण किया गया, मिठाई बांटी गई, उसका माध्यम क्या था, बच्चे थे। साधन क्या थे, बच्चे थे। तो बच्चों में अब देखिए के द्वारा क्यों लगा, क्योंकि बच्चे सजीव हो गए। यहाँ से क्यों लगा है, क्योंकि बस क्या है, निर्जीव है। यहाँ डंडा से लगा है क्योंकि डंडा क्या है, निर्जीव है। हाँ, पैर से लंगड़ा है, बता रहे हैं। वह अब देखिए वह लंगड़ा है, इतना भी लिख देंगे तो भी आपको कुछ चीजें छिपी रहती हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है तो पुस्तक को पढ़ रहा है, को छिपा हुआ है। उसी तरह से वह लंगड़ा है, लंगड़ा किससे होगा, कोई पैर से, तो उसका साधन क्या है, पैर। लेकिन पैर क्या है, छिप गया है। पैर क्या है, इसमें छिप गया है। तो कुछ चीजें छिप जाएंगी, उसमें भी क्या होगा, कारक चिन्ह होगा। तो आपको सोचना है कि कौन सी चीज छिपी है। वह लंगड़ा है मतलब वह पैर से लंगड़ा है। लंगड़ा कोई होगा, पैर से होगा, हाथ से थोड़ी ना होगा। हाथ से क्या होगा, लूला होगा। पैर से क्या होगा, लंगड़ा होगा। आंख से क्या होगा, अंधा होगा। कान से क्या होगा, बहरा होगा। तो वह बहरा है, लंगड़ा है, लूला है, काना है, कोतर है। इस तरह से चीजें रहेंगी तो क्या है, मतलब उसका कोई साधन खराब हो गया है। जैसे चलने का साधन क्या था, पैर था, पैर से लंगड़ा है। सीता राम के साथ है, देखिए के साथ भी लग जाएगा, उसका भी अर्थ वही है, साधन है। सीता जो है, सीता का साधन क्या है, राम है। राम है ना, सीता का साधन क्या है, राम के साथ जा रही हैं। गुरु जी के जरिए हम लोग पढ़ना सीखे, पढ़ना सीखे, हमारा साधन क्या थे, गुरु जी थे। तो कहीं के जरिए, के साथ, इस तरह की चीजें भी दिखेंगी। आपको मूल चीज क्या रखना है, साधन या माध्यम। मूल चीज क्या रखना है याद, साधन या माध्यम। हर एक उदाहरण में साधन या माध्यम की बात आ रही है। बस से बस हो गया साधन, डंडे से डंडा हो गया साधन, बच्चों के द्वारा मिठाई वितरण किया गया, बच्चे साधन हो गए, पैर हो गया साधन, और राम हो गए साधन, और गुरु जी हो गए साधन। मतलब साधन का मतलब है कि नैया पार करने वाला, रास्ता दिखाने वाला, वो भी साधन होता है। कोई निर्जीव वस्तु रहेगी तो वो साधन का मतलब साधन दिखेगा, लेकिन जो शिक्षा दे रहा है वो भी तो आपका एक साधन है, जिससे आप शिक्षा ले रहे हैं। तो इस तरह से अब एक चीज और याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है समय का बोध कराने के लिए, जैसे 8 बजे हैं, 8 बजे हैं, इसमें भी याद रखिएगा कौन सा कारक होगा, करण कारक। इसको याद रखिएगा समय का बोध कराने के लिए। समय का बोध 9 बजे हैं, 3:15 बजे हैं, 5 बजे हैं, दोपहर के 2 बजे हैं, इस तरह से चीजें मिलेंगी। तो हाँ, समय का बोध कराएगा, उसमें भी कर्ण कारक होगा। समय का बोध कराएगा, उसमें भी कर्ण कारक होगा। चालीस हो गया ना। ठीक है दोस्तों, कारक का पहला पार्ट यहीं पे कंप्लीट करते हैं। दोस्तों आगे कारक पढ़ेंगे हम लोग। दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो इच्छुक लोग हैं उनको जरूर बताइए। जय हिंद।